बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 26 फरवरी 2019 में इंडिया वालों की तरफ से एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा खेला गया। आज की वीडियो में मैं उसी को एक्सपोज करने वाला हूं और उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि इसराइल का क्या किरदार था इस सारे ड्रामे के अंदर, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के किन किन शहरों के ऊपर अटैक करने का इरादा कर लिया था। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, शायद आज से पहले आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी ने भी ना दी हो। खैर चले अपनी वीडियो की डिटेल देख लेते हैं। पुलवामा अटैक जब हुआ उससे पहले पाकिस्तान के पास सारी की सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंच चुकी थी और पाकिस्तान ने उस वक्त नहले के ऊपर दहला फेंका। हमने वो सारी रिपोर्ट्स मीडिया के साथ शेयर कर दी और इसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल ताकतें मौजूद हैं उनके साथ भी शेयर कर दी और उनको ये बता दे कि इंडिया ये ड्रामा खेलने वाला है। लेकिन क्योंकि उस वक्त मोदी का इलेक्शन सर पे था, मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मोदी ने पुलवामा के अंदर अटैक करवा दिया और आप ये बात नोट करें कि उस अटैक के अंदर सिख फौजी मरे थे और उसके अलावा वो फौजी मरे थे जो कि निचली जातों के थे, कोई भी ब्राह्मण नहीं मरा उसके अंदर। यहाँ से आप इंडिया के अंदर जो कौमियत का नजरिया चलता है उसको देख सकते हैं। मोदी हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर किसी की माँ की कोख उजड़ रही है या किसी घर का सरबराह इस दुनिया से जा रहा है, क्योंकि मोदी हिटलर वाले नजरिए को फॉलो करता है और जब मफादात की बात आ जाती है उस वक्त इंसानियत का गला घूंट दिया जाता है। खैर ये तो होगी पुलवामा की बात। अब जब ये सारा का सारा ड्रामा खेला गया उसी वक्त पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी अलर्ट हो चुकी थी, क्योंकि हमें पता था कि ये ड्रामा किस लिए खेला गया है और अब उसके बाद क्या होने वाला है। इंडिया ने एलओसी वाली साइड से पहले फायरिंग शुरू कर दी और उनका पहले ये इरादा था कि जिस तरह उन्होंने पहले सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया था दोबारा फिर ऐसा ही एक ड्रामा किया जाए। लेकिन इंडिया को उसके अंदर नाकामी हासिल हो रही थी और इसराइलियों ने भी उनको ये मशवरा दिया कि इसका हमें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। और आपको पता है कि इसराइल पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन है। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसराइल ने उसके अंदर क्या किरदार अदा किया। फिर इन लोगों ने ये सोचा कि हम एयर स्ट्राइक करते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मोदी कितना ज्यादा अक्लमंद है। इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हम क्या करें। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, लेकिन मोदी को बहुत ज्यादा जल्दी थी। एयरफोर्स बार बार कह रही थी कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, पाकिस्तान के नुकसान होने की बजाय हमें नुकसान हो जाएगा और उल्टा जो आपने वोट लेने के लिए इस वक्त ये ड्रामा हमारे से खिलवाना है, ये ड्रामा हमारे गले पड़ जाएगा। खैर अब मैं आपको मोदी की अक्लमंदी बताता हूँ। 26 फरवरी की रात को बहुत ज्यादा बादल थे इंडिया और पाकिस्तान वाली साइड पर। मोदी जी ये फरमाते हैं कि भाई बादल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप एक काम करें अपने जहाजों को बादलों के अंदर छुपा कर ले जाएं। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट हमारी इंटेलिजेंस ने दी है और बहुत सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर इसको डिस्कस किया जा चुका है। खैर 26 फरवरी की रात को फिर ये ड्रामे की शुरुआत हो गई। जब ये ड्रामा खेला जाना था उससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स अलर्ट थी। ये बात मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। सबसे पहले ये लोग हमें लाहौर और सियालकोट वाले सेक्टर के अंदर नजर आए हमारे रडार्स के ऊपर। वहाँ पर हमारी उस वक्त एक कैप टीम मौजूद थी। हमारी एयरफोर्स के पायलट्स को जैसे ही अपने रडार्स के ऊपर ये नजर आए इन्होंने जाकर उनको इंगेज किया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की जानिब से बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया गया। उसके बाद इन लोगों ने ओकाड़ा बहावलपुर सेक्टर की जानिब से पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन फोर्सेस के अंदर एक रूल चलता है, जब हमारी पहली टीम ने इनको लाहौर वाली साइड से इंगेज किया उसी वक्त हमारा दूसरा कैब मिशन एयर के अंदर आ चुका था। जैसे ही हमारे दूसरे कैब मिशन को ये लोग नजर आए उन्होंने ओकाड़ा बहावलपुर सेक्टर की जानिब से जाकर इनको इंगेज किया। वहां से भी इन लोगों ने बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, लेकिन रूल के मुताबिक मैंने आपको बताया कि जब एक टीम किसी एनिमी को इंगेज करती है उसी वक्त जो दूसरी टीम होती है जो स्टैंड बाय के ऊपर मौजूद होती है वो एक्टिव हो जाती है। ऐसी हमारी दो टीम इस वक्त इनको इंगेज कर रही थी और इनके ऊपर नजर रख रही थी। हमारी तीसरी टीम भी उस वक्त एक्टिवेट हो चुकी थी। फिर हमें ये लोग मुजफ्फराबाद वाले सेक्टर के अंदर नजर आए। अब ये जो हमें मुजफ्फराबाद वाली साइड से टीम नजर आई ये पहली दोनों टीमों से बहुत ज्यादा हैवी टीम थी इंडियन एयरफोर्स की जानिब से। खैर ये लोग मुजफ्फराबाद किरण वैली वाली साइड से पाकिस्तान के अंदर आ गए। इंडियन मीडिया ये क्लेम करता है कि हम लोग 21 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर रहे और हमने 350 दहशतगर्दों को मार दिया। उस क्लेम का तो अभी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन जब ये लोग इंटर हो गए पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर उसके अंदर इनके पास मिराज 2000 थे जो कि 11 की तादाद के अंदर मौजूद थे और उनके साथ 4 SU-30 MKI मौजूद थे। शायद आपको किसी ने ये बात ना बताई हो। उस वक्त इनकी टीम के साथ एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी मौजूद था जो कि पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर तो नहीं आया। अपनी टीम को सपोर्ट देने के लिए वो इंडिया वाली साइड के ऊपर ही रहा। खैर अब ये लोग आ गए पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर। अब हमारी एक टीम तो पहले से ही मौजूद थी वहाँ पर। हमारी उस टीम ने इनको इंगेज किया, लेकिन उसी वक्त हमारे और फाइटर जेट्स वहाँ पर पहुंच गए और वो वही फाइटर जेट्स थे जो कि पहले इनको लाहौर वाली साइड से इंगेज कर रहे थे और ओकाड़ा वाली साइड से इंगेज कर रहे थे। अब जब इन लोगों ने देखा कि हमारे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, इन लोगों ने अपना पेलोड
फेंका और वापस भाग गए। पे लोड के अंदर इन्होंने 4 स्पाइस 2000 मिसाइल्स को फेंका पाकिस्तान के अंदर और वो मिसाइल पाकिस्तान के हाथ आ गए। खैर इसकी अगली स्टोरी तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जरा इसराइल के चैप्टर को देख लिया जाए। जरा आप इसराइली एयरफोर्स के ऊपर गौर करें। इसराइली एयरफोर्स मिराज फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करती रही है और उनके पायलट्स इसके ऊपर ट्रेंड हो चुके हैं। और जो बॉम्ब फेंकने आए थे पाकिस्तान के ऊपर इंडिया वाले, वो भी इसराइल के बने हुए स्पाइस 2000 थे, जिनको सिर्फ 3 एयरफोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। इसराइली एयरफोर्स उसको इस्तेमाल करती है, हेलेनिक एयरफोर्स उसको इस्तेमाल करती है और उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स उसको इस्तेमाल करती है। अच्छा, मैंने मिराज फाइटर जेट के बारे में आपको बताया कि इसराइली उसको इस्तेमाल करते रहे हैं। अब ये जो स्पाइस 2000 बॉम्ब है, इसको Su-30 MKI के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो क्यों उस वक्त इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 MKI के ऊपर इसको नहीं लगाया? आखिर मिराज 2000 के ऊपर क्यों इसको लगाया गया? आप जानते हैं Su-30 MKI एक एडवांस फाइटर जेट है और मिराज 2000 एक पुराना फाइटर जेट है। कोई भी अक्लमंद अगर अपने दुश्मन के ऊपर हमला करने जा रहा है, वो अपना सबसे हैवी वेपन लेके जाएगा, कभी भी वो पुराना हथियार नहीं लेके जाएगा। लेकिन क्योंकि Su-30 MKI को इसराइली पायलट्स नहीं चला सकते थे, इसलिए इन्होंने मिराज 2000 को इस्तेमाल किया। अभी इसराइल का ड्रामा मैं और खोलता हूँ। खैर इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है 26 फरवरी वाला, उसको हम क्लोज करते हैं कि जो इन्होंने ड्रामा खेलना था वो तो ये लोग खेल कर चले गए। खैर जब ये लोग वापस चले गए, इनके मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा हमने 350 मार गिराए। अब क्या मार गिराए ये वही अच्छी तरह जानते हैं। क्या वो 350 दरख्त थे या 350 कौवे थे, ये वही लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमें तो वहाँ पर एक दरख्त गिरा हुआ मिला था और उसके अलावा एक कौवा मरा हुआ मिला था। खैर अगर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, मैं कह देता हूँ ये दफा इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर। पहले ये लोग सैटेलाइट को इस्तेमाल करते हैं, उससे पिक्चर्स को शेयर करते हैं। तो भैया जिस बिल्डिंग के ऊपर तुम लोगों ने बॉम्ब को गिराया, उस बिल्डिंग की शक्ल तो दिखा दो, कहाँ है वो बिल्डिंग? उसकी जो पहले शक्ल शुबाहत थी उसको दिखाओ, और जब तुमने अपना मिशन परफॉर्म कर दिया उसके बाद ही उसकी शक्ल दिखाओ। वैसे भी तुम लोग कहते हो कि हम लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर आगे चले गए हैं और तुम्हारे सैटेलाइट्स भी इस वक्त बहुत ज्यादा मौजूद हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स को तो तुम लोग चेक करते रहते हो, तो तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों ने उस बिल्डिंग को क्यों नहीं चेक किया? उल्टा तुम लोगों ने एक क्लेम करना शुरू कर दिया कि वहां पर 350 मोबाइल एक्टिव थे और जब ये स्ट्राइक की गई उसके बाद वो 350 नंबर्स बंद हो गए। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके हाथ के अंदर जो मोबाइल मौजूद है उसके अंदर कितनी सिम्स लगी हुई हैं? एक है या दो है? तकरीबन हर मोबाइल के अंदर 2 सिम्स मौजूद होती हैं, चाहे वो छोटा मोबाइल है या बड़ा मोबाइल है। और उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि उस जगह के ऊपर छोटे बच्चे नहीं मौजूद थे क्या, या कोई औरतें मौजूद नहीं थी, सिर्फ आदमी मौजूद थे? या तो 350 से ज्यादा बंदे होने चाहिए या कम होने चाहिए, क्योंकि अक्सर के पास मोबाइल्स होते हैं और अक्सर के पास मोबाइल्स नहीं होते हैं, और जो मोबाइल्स होते हैं उसके अंदर कम से कम 2 सिम्स होती हैं। तो इस भोंडे दावे के गुब्बारे के अंदर तो मैंने अभी सुई मार दी है। खैर अभी आगे और देखें। आप ये समझें कि आप मेरे दुश्मन हैं और आपने मेरे घर के ऊपर हमला करना है, और हमले के लिए आप कोई चीज तैयार करें या किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे घर से दूर उसको ट्रेनिंग देंगे या पास ट्रेनिंग देंगे? ट्रेनिंग कैंप आपने कहां पर बनाना है? कोई भी अक्लमंद इंसान अपने घर के पास या अपने दुश्मन के घर के पास ऐसा कुछ भी नहीं करता। पहले ट्रेनिंग दी जाती है, बाद में उसको लॉन्च किया जाता है। तो क्या पाकिस्तान आर्मी इतनी बेवकूफ है कि उसने सरहद के बिल्कुल करीबी कैंप लगाया हुआ है जिसको आप लोग उड़ाकर चले गए? और अगर उस कैंप को ही उड़ाना था आप लोगों ने, तो आप लोगों को फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़नी नहीं थी। आप खुद कहते हैं कि हमारे पास बहुत बेहतरीन आर्टिलरी मौजूद है, तो क्या आपके आर्टिलरी के अंदर कोई भी ऐसा गोला बारूद मौजूद नहीं है जो कि 11-12 किलोमीटर सरहद की दूसरी साइड के ऊपर अटैक कर सके? अगर नहीं मौजूद है तो भाई अपनी शक्लों को खुद ही देख के लानते देना शुरू कर दो, हम तो तुम्हें क्या लानते दें। खैर अब आए थे अगले दिन के ऊपर 27 फरवरी। ISPR की तरफ से कॉन्फ्रेंस की गई और सब कुछ बताया गया और स्पाइस 2000 मिसाइल भी दिखाया गया। उसके बाद अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने LOC को क्रॉस किया, लेकिन हमारे ISPR की तरफ से ये कहा गया कि हमने LOC को क्रॉस नहीं किया, अपने एरिया के अंदर रहकर ही हमने अटैक किया है। खैर इसके पीछे के दावे को आपको अच्छी तरह पता है और हमें ऐसी स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी इसका भी आपको पता है। अब हमने वहां पर जाके 6 टारगेट्स को इंगेज किया, जिनके अंदर भंबर गली, KG टॉक और इनका नारियान सप्लाई डिपो था। अब ये तो हमारे अंदर इंसानियत को आप देखें या इस चीज को देखें कि हम जंग नहीं करना चाहते, क्योंकि जंग के अंदर किसी का फायदा नहीं है। हमने इनके मिलिट्री एरिया के पास स्ट्राइक की, उनके ऊपर नहीं हमने कोई बॉम्ब फेंके, और बाकायदा पाकिस्तान की जानिब से उसकी वीडियो भी शेयर की गई। हवा के अंदर तीर नहीं चलाए गए। अच्छा उस वक्त इन लोगों के फाइटर जेट्स एक्टिव हो गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग ये दावा करते हैं कि MiG-21 हमने गिराया और Su-30 MKI हमने गिराया, उसके अलावा भी हमने कुछ गिराया था। मैंने पहले ही आपको एक बात बताई है कि मिराज 2000 को चलाने के अंदर कौन महारत रखता है। अब आप समझें, मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा जब हमने गिरा दिया, हमारी जानिब से ये कहा गया कि एक फाइटर जेट का रैकेज हमारी
साइड के ऊपर गिरा है और दूसरे फाइटर जेट का रैकेज इनकी साइड के ऊपर गिरा है। और हमारी तरफ से आप ये भी देखेंगे हमने कोई बुलंदोबांग दावे नहीं किए। हमने ये कहा कि इनका एक और भी एयरक्राफ्ट गिरा है, लेकिन उसको हमने निशाना नहीं बनाया। अगर इंडिया वाले होते तो 7 मील दूर भी कोई एयरक्राफ्ट गिरता, उन्होंने कहा था ये हमारा ही काम है, लेकिन हमने उस वक्त माना कि हमने उसको नहीं गिराया और बाद में पता चला कि इनकी अपनी गलती से इनका हेलीकॉप्टर शूट डाउन हो गया। अब इसराइल के किरदार की मैंने पहले भी बात की है। हमारे उस वक्त के डीजी ISPR आए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि हमने 2 पायलट्स को अरेस्ट किया है। उनके अंदर से एक पायलट बहुत ज्यादा जख्मी है जिसको कि हमने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया है और दूसरे को हमने अरेस्ट कर लिया है और वो इस वक्त हमारी कस्टडी के अंदर है। अब ये आपने बात नोट करनी है, हमने स्ट्राइक भी कर दी, 6 स्ट्राइक्स हमने ली, हमने इनके फाइटर जेट्स को भी शूट डाउन कर दिया और फिर हमने उसके बाद इनके पायलट्स को भी अरेस्ट कर लिया। अब भैया एक पायलट तो हमने शो कर दिया जो एक मूंछों वाली बांदरी थी और उसको हमने चाय पिला दी और कोट पैंट पहनाकर इनको वापस कर दिया। दूसरा पायलट किधर है? बाद में मीडिया की जानिब से आसिफ गफूर से सवाल भी पूछा गया था, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया उसका। उस वक्त आप नोट करें कि इंडियन मीडिया ने भी यही शोर मचाना शुरू किया था कि हमारे 2 पायलट्स उनके हाथ आए हैं। पहले तो खैर वो मान ही नहीं रहे थे कि हमारा कोई पायलट वहां पर गया है, लेकिन जब हमने वीडियो रिलीज कर दी उसके बाद उन्होंने माना और फिर उन्होंने शोर मचा दिया कि हमारे 2 पायलट्स पाकिस्तान में गए हैं। अब वो दूसरा पायलट कौन था भाई? अगर तो होता दूसरा पायलट मौजूद और होता वो इंडियन एयरफोर्स का, तो इन्होंने बहुत ज्यादा शोर मचाना था और इन्होंने आइडेंटिटी उसकी शो कर देनी थी कि भाई ये हमारा पायलट है, इसको दो। अगर वहां पर कोई झूठा केस बनाया जाता तो आप समझ सकते हो उस वक्त क्या होता, क्योंकि ये लोग अब ये तो करने से रहे कि अपना कोई पायलट खुद ही मार दें और उसकी आइडेंटिटी शो कर दें हमारे आगे और हमें कहें कि ये पायलट हमारा वापस दें। इंडिया वालों को उस वक्त खामोश होना पड़ा और इसराइल भी खुल्लम खुल्ला नहीं बोल सकता था कि भाई मेरा पायलट वहां पर गया है, वरना फिर इसराइल के साथ क्या होना था आप अच्छी तरह जानते हैं। खैर अब इसराइल के पायलट का भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि हमारा F-16 गिराया गया इनकी जानिब से। हमने तो आपका MiG-21 पूरा का पूरा दिखा दिया, हमने आपके ऊपर 6 स्ट्राइक्स की, उनकी वीडियोस हमने शो कर दी। आप लोग एमराम मिसाइल का एक टुकड़ा उठा कर ले आए और उसके ऊपर कोड लिखा हुआ था और जब उस कोड को चेक किया गया तो पता चला कि ये तो भाई किसी और एयरफोर्स को बेचा गया है। तो भाई अगर वो किसी और एयरफोर्स को बेचा गया तो पाकिस्तान के अंदर क्या करने आया है? आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक मिसाइल का टुकड़ा उठा के ले आए थे, तो किधर गया वो पाकिस्तान का F-16? बाद में दुनिया ने आकर भी देखा, लेकिन जब हमारा 23 मार्च की परेड के लिए F-16 ट्रेनिंग कर रहा था वो गिरा। इन लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारी तरफ से गिराया गया था। अब उसके नंबर्स को पूरा करने के लिए इन्होंने ये ड्रामा खेला है, लेकिन उस वक्त भी आप नोट करें कि उसके गिरने की वीडियो हमारे पास मौजूद है कि किस तरह वो क्रैश हुआ, लेकिन आप लोगों के पास कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। आप लोग तो तख्ती और पेंसिल लेकर आ गए थे और एक मैप बनाकर देना शुरू कर दिए थे आप लोगों ने। खैर ये तो हो गया 27 फरवरी का वाकया। अब आपको पता है कि उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इंडिया मिसाइल्स भी फेंकने वाला था। अब ये तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के ऊपर ये लोग मिसाइल फेंकने वाले थे और ISPR ने भी आप लोगों को ये बात बताई थी, लेकिन किन किन शहरों के ऊपर फेंकने वाले थे और उनके पीछे की वजह क्या थी, या आप इस तरह कह लें कि उन शहर को क्यों टारगेट किया जा रहा था, ये सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। शाहराय कराकरम के आसपास किसी शहर को टारगेट किया जा रहा था, उसके अंदर ये लोग कंफ्यूज थे और उनका मकसद ये था कि हम लोग शाहराय कराकरम को बंद कर दें और पाकिस्तान और चीन के दरमियान में जो एक सड़क का राब्ता है वो मुनक़ता हो जाए। और आपको पता है कि शाहराय कराकरम किस एरिया के अंदर बनाई गई है और वहाँ पर सड़क बनाना कितनी मुश्किल है। ऐसे ही बिलावजा शाहराय कराकरम को 8वां अजूबा नहीं कहा जाता। उसके बाद ये लोग उकाड़ा को टारगेट कर रहे थे। उकाड़ा को टारगेट करने की वजह ये थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी छावनी मौजूद है और छावनी के बिल्कुल साथ ही कोल पावर प्लांट मौजूद है जो कि चाइना की जानिब से बनाया गया है। तो इसके अंदर इनका ये टारगेट था कि छावनी को हिट किया जाए, उसके साथ डिपोज भी मौजूद है उसको हिट किया जाए और साथ ही प्लांट को हिट किया जाए, जिससे आर्मी का तो नुकसान होगा लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का दूसरी तरह भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद इन लोगों का टारगेट था लाहौर और लाहौर का वो एरिया था जहाँ पर कैंट मौजूद है और उसके अलावा हमारा मेन ग्रिड स्टेशन मौजूद है और पंजाब असेंबली और हाई कोर्ट मौजूद है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि पंजाब का जो मेन इलाका है उसको टारगेट किया जा रहा था। उसके बाद पिशावर को टारगेट किया जा रहा था और पिशावर सिटी को नहीं टारगेट किया जा रहा, पिशावर कैंट को टारगेट किया जा रहा था। पिशावर कैंट की क्या अहमियत है इसको भी आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके अलावा कराची कैंट को टारगेट किया जा रहा था। अब जहाँ पर कैंट लगा हुआ है यहाँ से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस जगह को क्यों टारगेट किया जा रहा है। कराची की छावनी भी बहुत बड़ी छावनी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी छावनी कराची की छावनी है और उसी छावनी के जरिए सारे के सारे सिंध को कंट्रोल किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कराची का कैंट कितना ज्यादा अहम है। उसके अलावा फैसलाबाद को टारगेट किया जा रहा था। फैसलाबाद आपको पता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। अगर फैसलाबाद को हिट किया जाता है उससे हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान को उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और आखिर में इस्लामाबाद को टारगेट करने का इनका इरादा था। इस्लामाबाद की क्या अहमियत है ये आपको अच्छी तरह पता है। अब पाकिस्तान ने भी इन लोगों के इलाकों को टारगेट किया
दिया हुआ था, लेकिन वो कौन से इलाके हैं ये मैं आपको बताने वाला नहीं यहाँ पर। उस वक्त जब ये सारा का सारा ड्रामा हो गया है, अमेरिका उस वक्त सबसे पहले कूदा इसके अंदर, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा काम हो गया तो उससे उसका अच्छा खासा नुकसान होगा और दुनिया का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसके अलावा आपको पता है कि और भी बहुत बड़े बड़े ममालिक इस मामले के अंदर कूद पड़े और ये सारे की सारी जंग को खत्म करवाया गया। लेकिन इसराइली पायलट अभी तक पाकिस्तान के अंदर ही पड़ा हुआ है। अब वो किधर पड़ा हुआ है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि भैया अगर मुझे पता हो तो मैं जाके पाकिस्तान आर्मी के हाथ पांव जोड़ लूं और उनको कहूँ कि भाई इसी से बात करवा दो, यही अच्छी तरह सर्जिकल स्ट्राइक का सारा ड्रामा बता देगा। लेकिन खैर मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर कोई इंडिया वाला यहाँ पर मौजूद होगा, उसको जितनी मर्जी मिसालें दे दो, जितनी मर्जी लॉजिक दे दो, उन लोगों को लॉजिक समझ नहीं आती, उल्टा लॉजिक का आके मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। खैर वो लोग जो मर्जी कहें। ये थी सर्जिकल स्ट्राइक की एक स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।